Hello students, welcome back again to Udit Pharmacy, and today we will discuss about systemic study of drugs. There's a third chapter of your syllabus. आपके syllabus के according ये third chapter है फार्माकोग्नोसी का और lecture fourth है ये. So आज हमें discuss करना है systemic study of the drugs. ड्रग्स की सिस्टमिक स्टडी आज हमें डिस्कस करनी है. चलिए लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आपको ई बुक चाहिए है इस सब्जेक्ट की तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा एक ई बुक का, वहां से जाके आप ई बुक ले सकते हैं. ओके, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं. सबसे पहले सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखनी है हमें. कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती है जो कि यूज होती है फार्माकोग्नोसी में, फार्माकोलॉजी में, या फिर किसी भी अगर आप मेडिकल ब्रांच में जाते हैं तो उसमें ये टर्म्स यूज होती हैं. जैसे कि फर्स्ट वन इज टाइटल एंड ऑफिशियल टाइटल. टाइटल या फिर ऑफिशियल टाइटल क्या होता है मैं आपको बता दूं. टाइटल का मतलब होता है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, टाइटल इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द ड्रग. किसी भी, अभी हम फार्माकोग्नोसी में क्योंकि टाइटल देख रहे हैं तो टाइटल का मतलब होता है कोई भी ड्रग का ऑफिशियल नेम. कैसे ऑफिशियल नेम, एग्जाम्पल से शायद आपको समझ आएगा. जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, आपका कोई प्रेजेंटेशन है तो आपसे सबसे पहले सामने वाला बंदा क्या पूछता है कि आपका टाइटल क्या है. आपको जो शो ऑफ करना पड़ता है, अपना टाइटल शो करना पड़ता है सबको. तो अगर आप अपना टाइटल शो करोगे, टाइटल का नेम बताओगे तो सामने जो आपके एग्जामिनर है, एग्जामिन करने आपको आया, तो वो ये देख पाएगा कि आपका टाइटल कैसा है. टाइटल अगर उसे इंटरेस्टिंग लगा तो फिर वो ये डिसाइड कर सकता है इजीली कि हाँ वो आपसे उस टाइटल से क्या क्वेश्चन पुट अप करे. तो यहाँ पे टाइटल क्या काम कर रहा है, कोई भी ऑफिशियल नेम, किसी भी ड्रग का ऑफिशियल नेम. सेकेंड पॉइंट इज इट इज द नेम ऑफ द ड्रग मेंशन्ड इन द ऑफिशियल बुक लाइक आईपी, बीपी, यूएसपी एटसेट्रा. देखिए कोई भी ऑफिशियल जो बुक होती है उसमें किसी भी ड्रग का टाइटल सबसे पहले मेंशन होता है. जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया में, ब्रिटिश फार्माकोपिया में, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में और अदर जितनी भी रेफरेंस बुक या फिर ऑफिशियल बुक होती है उनमें टाइटल मेंशन होता है हर एक ड्रग का. उसके बाद द टाइटल इन इंग्लिश और लैटिन, या तो टाइटल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा या फिर लैटिन लैंग्वेज में होगा. उसके बाद द टाइटल इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर, हमेशा टाइटल को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. इन वेरियस फार्माकोपिया डिफरेंट टाइटल ऑफ द सेम ड्रग में बी सजेस्टेड. देखिए अलग अलग फार्माकोपिया में किसी भी एक ड्रग के बहुत सारे अलग अलग टाइटल हो सकते हैं. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूं. जैसे एक टाइटल है नॉर्मल सा, यूटिलिटी ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, राइट. आपका कोई भी जैसे कोई भी टॉपिक है, आपका उसका टाइटल क्या है, यूटिलिटी ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस. अदर देन दूसरी फार्माकोपिया में या दूसरी बुक में वही चीज का जो टाइटल है वो बदल के दे दिया, जैसे कि ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस एंड देयर यूटिलिटी, राइट. तो दोनों में क्या डिफरेंस है, बात एक ही है, सेम चीज है, लेकिन टाइटल दोनों का डिफरेंट है. इसीलिए अलग अलग फार्माकोपिया में बहुत सारे ऐसी ड्रग्स है जिनके टाइटल अलग अलग तरीके से दिए गए हैं. जैसे कि एग्जांपल हो सकता है जिंजर, कटैचू, फेनल. उसके बाद सिनोनियम, सेकंड जो टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है सिनोनियम. अब सिनोनियम क्या होता है, यहाँ पे आपने जैसे फार्माकोग्नोसी में देखा होगा कोई भी ड्रग होती है, जैसे जिंजर है, जिंजर का फिर उसका सिनोनियम क्या है, ठीक है. सिनोनियम के बाद उसमें पूछता है बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो उसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं. तो वही टर्म्स आज हम देख रहे हैं कि उन टर्म्स का मतलब क्या होता है, आखिरकार वो सारी चीजें क्यों मेंशन होती हैं, उनकी क्या एक्टिविटी है और क्या फंक्शंस है. तो सिनोनियम का क्या काम है, सिनोनियम्स आर द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द ड्रग. सिनोनियम क्या, अल्टरनेटिव नेम होता है ड्रग का. अल्टरनेटिव नेम मतलब ड्रग वही है लेकिन उसका नाम चेंज करके दूसरा दिया जाता है. जैसे कि मैं साक्षी राजपूत लेकिन घर में मेरा नाम कोई और है, लेकिन पर्सन तो मैं सेम हूं, ठीक है, लेकिन मेरे नाम क्या है, दो नाम से मुझे अगर कोई बुलाएगा तो लेकिन हूं तो मैं एक ही. यही मतलब होता है सिनोनियम का, अल्टरनेटिव नेम. उसी के किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट का अलग से कोई नाम दिया जाना. सेकेंड पॉइंट देखिए, सिनोनियम आर इन रीजनल लैंग्वेज. जो सिनोनियम होते हैं वो रीजनल लैंग्वेज मीन्स बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज में डिफाइन हो सकते हैं.
आर यूज्ड इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। देखिए जो सिनोनियम्स होते हैं वो जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से सजेस्ट होते हैं। जियोग्राफिकल एरिया मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल ले लीजिए आप पानी पूरी का। पानी पूरी कहीं पे पानी पूरी बोला जाता है, कहीं पे बोला जाता है पानी पता से, ठीक है, कहीं पे गोलगप्पे। तो अलग अलग चीज है क्योंकि अलग अलग रीजन्स है, ठीक है। कहीं पे महाराष्ट्र में कुछ बोला जाता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुछ बोला जाता है, ठीक है। तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो वही चीज होती है सिनोनियम। सिनोनियम भी ड्रग का अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया की वजह से डिसाइड होता है। उसके बाद देखते हैं फार्माकोपिया ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज सिनोनियम इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। जो इंडियन फार्माकोपिया है उसमें जो सिनोनियम दिया जाता है ड्रग का वो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में डिफाइन है। सिनोनियम हेल्प्स इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट रीजन्स। देखिए सिनोनियम मदद करता है अलग अलग रीजन्स में अलग अलग ड्रग का जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है जिंजर। जिंजर का एग्जाम्पल ले लीजिए। जिंजर, और हिंदी में जिंजर को क्या बोलते हैं? अदरक बोलते हैं। तो जिन आदमियों को, जिन पर्सन्स को नहीं पता जिंजर का मतलब, लेकिन उसे अदरक का मतलब पता है, तो वो इजीली पूरी इंफॉर्मेशन दे पाएगा ना अदरक के बारे में। चीज वही है, नाम अलग रख दिया। एले, मराठी में अदरक को, जिंजर को एले बोलते हैं। उसके बाद जोग्राफिकल सोर्स। व्हाट आर जोग्राफिकल सोर्स? इन इट इन्फॉर्म द जोग्राफिकल प्लेस इन विच प्लांट एंड एनिमल्स अकर नेचुरली एंड वेयर द ड्रग इज ऑब्टेन्ड कॉमर्शियली। देखिए जोग्राफिकल सोर्स में क्या होता है? जोग्राफिकल सोर्स का मतलब है प्लेस, कि कोई भी प्लांट या एनिमल नेचुरली कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे किसी चीज की खेती हो रही है और सबसे ज्यादा उसकी उपज कहाँ है, या फिर कोई एनिमल किस रीजन में नेचुरली मिलता है, वो होता है जोग्राफिकल सोर्स। इट सेकेंड पॉइंट इज इट हेल्प इन नोविंग एटमोस्फेरिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट एंड एनिमल। जोग्राफिकल सोर्स के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं कि किसी भी प्लांट और एनिमल की जो एटमोस्फेरिक कंडीशन है कैसी रिक्वायर्ड है। सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझिएगा कि जोग्राफिकल सोर्स की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी प्लांट जो क्या थेरेपेटिक यूज है उस प्लांट का, वो किस रीजन में होता है। जैसे कि अब कहीं पे कोई प्लांट है, राजस्थान उसका जोग्राफिकल सोर्स है। अब आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ इस प्लांट को ग्रो करवाने के लिए हमें सैंड चाहिए ही चाहिए है, रेत हमें इसे उगाने के लिए लगेगा ही लगेगा। कैसे पता किया आपने? क्यों? क्योंकि वो राजस्थान में मिला आपको, ठीक है। इसीलिए पता चला कि जोग्राफिकल सोर्स में जो है कि आपको एटमॉस्फेरिक कंडीशन पता चल जाएगी किसी भी प्लांट और एनिमल की। उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स। व्हाट आर बायोलॉजिकल सोर्स? द ड्रग कैन ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स कॉल्ड बायोलॉजिकल सोर्स। ऐसी ड्रग्स जो मिलती है या तो प्लांट सोर्स से या फिर एनिमल सोर्स से, वो कहलाती हैं बायोलॉजिकल सोर्स। मतलब ऐसी दवाइयां जो या तो प्लांट से ऑब्टेन हुई हो, ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऐसे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, ऐसे थेरेपेटिक एजेंट्स जो या तो आपको प्लांट से मिल रहे हो या फिर एनिमल से ऑब्टेन हो रहे हो, वो आते हैं बायोलॉजिकल सोर्स में। इट में बी टू टाइप, दो टाइप के होते हैं बायोलॉजिकल सोर्स। फर्स्ट बॉटनिकल सोर्स। Botanical source is it means drug obtained from plant. Botanical source means drug कहां से obtain हो? प्लांट से। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है अर्जुना। एनिमल सोर्स, इट मीन्स द ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। सिंपल सी बात है। एनिमल सोर्स मीन्स जो ड्रग कहां से मिल रही हो? एनिमल से मिल रही हो। एग्जाम्पल शार्क लीवर ऑयल। शार्क लीवर ऑयल कहां से मिलता है? शार्क फिश से ऑब्टेन होता है, तो इसीलिए क्या है? एनिमल सोर्स है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है? फर्स्ट वन इज सोर्स। जो भी सोर्स होगा, जो भी माध्यम होगा, वो या तो प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल से मिलेगा। पार्ट्स भी बायोलॉजिकल सोर्स में जितने भी यूज होंगे एज अ थेरेपेटिक एजेंट, वो या तो प्लांट से ऑब्टेन हो रहा होगा या फिर एनिमल से। मैच्योरिटी स्टेट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स या के पार्ट्स की जो मैच्योरिटी स्टेट है वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है बायोलॉजिकल सोर्स का। नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट एंड एनिमल।
प्लांट्स और एनिमल का साइंटिफिक नेम किसमें आता है? बायोलॉजिकल सोर्स में आता है। मीन्स कोई भी प्लांट है या एनिमल है, अगर उसका कोई भी साइंटिफिक नेम है वो किसके अंदर मेंशन होता है? बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर। फैमिली एंड साइंटिफिक नेम ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग की फैमिली या फिर उसका साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का कलेक्शन मेथड कि किस तरीके से उसे कलेक्ट किया जा रहा है, ये सारी चीजें भी बायोलॉजिकल सोर्स के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं। फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स, फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स क्या है? जो प्लांट या फिर एनिमल से जो ड्रग मिल रही है उनका फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स क्या है, ये सारी चीजें भी मेंशन होती है बायोलॉजिकल सोर्स में। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट इज कल्टीवेशन। कल्टीवेशन, व्हाट इज कल्टीवेशन? इट एक्सप्लेन एग्रीकल्चर एस्पेक्ट्स। देखिए कल्टीवेशन में पूरा एग्रीकल्चर एस्पेक्ट्स मतलब पूरे प्रावधान आ जाते हैं किसके? एग्रीकल्चर के। मतलब एग्रीकल्चर किस तरीके से किसी भी ड्रग का, किसी भी प्लांट का आप क्रॉप उसका लगा रहे हैं, उसे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मींस उसकी जो खेती है, कल्टीवेशन है, वो किस हिसाब से कर रहे हैं, वो सारी चीजें आ जाती है कल्टीवेशन में। ठीक है, इट एक्सप्लेन साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। कल्टीवेशन में साइंटिफिक प्रोसेस कि किस प्रोसेस के थ्रू, जैसे कि अफीम ले लीजिए, अफीम की खेती होती है, वो किस प्रोसेस से हो रही है। ठीक है, उसमें कितनी जो भी प्रोसेस उसमें लगा के की जा रही है अफीम की खेती, या फिर कितना एरिया चाहिए होता है, कितना एरिया कवर होता है, किस तरीके का एटमॉस्फेयर चाहिए उसकी प्रोसेस करवाने में, उसे कल्टीवेट करने में, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती है कल्टीवेशन के अंदर। कल्टीवेशन मीन्स अ सिस्टमिक रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? एक सिस्टमिक रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। सिस्टमिक रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट का मतलब होता है कि एक सही तरीके में किस हिसाब से आप जो प्लांट है, जो पौधा है, जो थेरेपेटिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिल रहा है उस प्लांट से, उसको आप किस तरीके से कल्टीवेट, मतलब 1 से 2 बनाने की प्रोसेस कर रहे हो। इट इन्फॉर्म अबाउट, किस किस के बारे में जानकारी मिलती है हमें कल्टीवेशन प्रोसेस से। फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, किस मेथड से, कौन सा मेथड रिप्रोडक्शन का आप यूज कर रहे हो प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए। सेकंड वन इज रिक्वायर्ड रेनफॉल एंड वाटरी सप्लाई, को किस तरीके का रिक्वायरमेंट है, किस हिसाब की जरूरत है उस प्लांट को ग्रो करने में, ज्यादा पानी चाहिए, कम पानी चाहिए, बारिश का पानी उसके लिए एसेंशियल है या फिर नहीं है, ज्यादा बारिश में खराब तो नहीं हो जाएगा, ये सारी चीजें भी मेंशन होती है कल्टीवेशन में। थर्ड पॉइंट इज नेचर ऑफ द सोइल टू बी यूज्ड। अब कोई भी प्लांट है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप जिंजर, अदरक का ही एग्जांपल ले लीजिए, उसके कल्टीवेशन में किस प्रकार की मिट्टी चाहिए है, ठीक है, कौन सा सीजन चाहिए है, उसे पानी की कितनी जरूरत है, डेली पानी देना पड़ता है क्या, या फिर 1 हफ्ते में 2 बार पानी देना पड़ता है, या फिर उसे जरूरी है बारिश पड़ेगी तो ही इसकी खेती होगी, ये सारी चीजें एक्सप्लेन होती है कल्टीवेशन प्रोसेस में। उसके बाद फर्टिलाइजर्स रिक्वायर्ड, फर्टिलाइजर कौन सा, किस प्रकार का फर्टिलाइजर उस प्लांट के ग्रोथ में, उस प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। फर्टिलाइजर मतलब खाद, किस प्रकार का खाद काम करेगा उस प्लांट के ग्रो में, जिसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। जो भी प्लांट है, जो भी ड्रग है, उसके बारे में अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो उनमें ये सारे पॉइंट्स मेंशन होते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट इज प्लांट प्रोटेक्शन इन्वॉल्व्ड यूज्ड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। अब क्या कल्टीवेशन में ये भी मेंशन होता है कि जो भी प्लांट है उसके किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए किस इंसेक्टिसाइड से उसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, कौन से इंसेक्टिसाइड को यूज करना है प्लांट के ग्रोथ के लिए, ये सारी चीजें भी मेंशन होती है कल्टीवेशन प्रोसेस में। मैकेनिकल मेथड, अब फिर लास्ट में आ जाते हैं मैकेनिकल मेथड भी कल्टीवेशन प्रोसेस में आ जाते हैं, जैसे कटिंग, स्क्रैपिंग, बर्निंग एटसेट्रा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट है कल्टीवेशन के लिए, कल्टीवेशन प्रोसेस के लिए, कल्टीवेशन हेल्प इन कंप्लीट ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड इट मिनिमाइज एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। देखिए जो कल्टीवेशन है वो हेल्प करता है किसमें, प्लांट की ग्रोथ में। सिंपल सी बात है, कल्टीवेशन मतलब ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो करवाने की प्रोसेस को ही कल्टीवेशन बोलते हैं।
इट मिनिमाइज एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। ये पता करता है, बताता है कि कितना परसेंट इसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, किस प्लांट के अंदर कितना परसेंट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। उसके बाद आ जाते हैं 7th पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग फॉर मार्केट। अब मार्केट के लिए ड्रग को किस प्रकार प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। इट इन्वॉल्व वेरियस स्टेप लाइक रिमूवल ऑफ अनवांटेड पार्ट ऑफ द प्लांट, ड्राइंग, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब मैं आपको बता दूं किस हिसाब से ड्रग्स को मार्केट के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी प्लांट का अनवांटेड पार्ट है, जैसे कि हल्दी का एग्जांपल ले लीजिए। हल्दी मतलब टर्मरिक, जब वो खेत से आती है तो उस पे क्या ऊपर बहुत सारी रूट्स निकली हुई होती हैं, लेकिन अब वो ऐसे के जैसी वो खेत से आई है, क्या ऐसी की ऐसी आप मार्केट में सेल करने जाओगे? नहीं जा सकते ना। उसके लिए पहले उसका जो अनवांटेड पार्ट है उसे रिमूव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, टर्मरिक का ही एग्जांपल लेते हैं हम। पहले उसका अनवांटेड पार्ट रिमूव करना पड़ेगा, फिर उसे अच्छे से ड्राई करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, फिर उसे अच्छे से कूटना पड़ेगा, कूटने के बाद उसे फिल्टर करना पड़ेगा और उसके बाद वो मार्केट के लिए प्रिपेयर होती है, राइट। सो सबसे पहले अनवांटेड पार्ट को रिमूव करेंगे आप किसी भी ड्रग का, ड्राई, उसे अच्छे से सुखाएंगे, फिर उसकी पैकिंग होगी और लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन तक का सिस्टम होता है। प्रिपरेशन ऑफ ड्रग फॉर मार्केट, मार्केट के लिए ड्रग को आप किस प्रकार प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब उसे मार्केट तक ले जाने का जिम्मा। इसके बाद मोर्फोलॉजी या फिर मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जिसे ऑर्गेनोलेप्टिक भी बोलते हैं। अब मोर्फोलॉजी क्या होती है? मोर्फोलॉजी होती है बाहरी संरचना, जिसे ऑर्गेनोलेप्टिक भी बोलते हैं। किसी भी चीज की बाहर की संरचना को मोर्फोलॉजी बोलते हैं, जो आपको दिखाई दे रही हो। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इज इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्कोपी। ऑर्गेनोलेप्टिक या फिर मोर्फोलॉजी को माइक्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं। मॉर्फोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट। जैसे कि मैंने बोला, एक्सटर्नल कैरेक्टर की स्टडी को बोलते हैं मोर्फोलॉजी, बाहरी संरचना की स्टडी को बोलते हैं मोर्फोलॉजी। और यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट की बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट इज द एक्सटर्नल कैरेक्टर एंड सेंसरी कैरेक्टर ऑफ प्लांट नोन एज मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। एक्सटर्नल कैरेक्टर, बाहर का कैरेक्टर, और जो आप फील कर पाए, सेंस कर पाए जिसे, वो होता है मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकते हैं सरफेस, कोई भी ड्रग है उसका सरफेस कैसा है ये आप फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, या फिर उसे आप देख सकते हैं। साइज, शेप, साइज क्या है ड्रग का, शेप क्या है, कलर क्या है, ओडर, टेस्ट, टेकन विथ सेंसरी ऑर्गन को ऑल्सो कोल्ड ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर। ओके, ये सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे सरफेस, ड्रग का सरफेस क्या है इजीली आप देख सकते हैं। साइज क्या है उसका, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। शेप क्या है, शेप भी आपको पता चल जाएगी देखने से। कलर, कलर क्या है उस ड्रग का, ओडर कैसा है उसका, टेस्ट कैसा है, टेकन विथ सेंसरी ऑर्गन। ये सारी चीजें आप सेंसरी ऑर्गन के थ्रू क्या कर सकते हैं। टेस्ट है, टेस्ट आप सेंसरी ऑर्गन के थ्रू क्या फील कर सकते हैं। यही सब कैरेक्टर कहलाते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर। उसके बाद आते हैं माइक्रोस्कोपी या फिर माइक्रोस्कोपियल कैरेक्टर, जिसे आप हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। अभी हमने क्या एक्सटर्नल पार्ट की बात करी, अब यहाँ पे आ जाएगी थोड़ा सा इंटरनल पार्ट की बात करते हैं। जैसे कि माइक्रोस्कोपी इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपियल फीचर सच एज TSLH एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। देखिए, जो माइक्रोस्कोपी होती है वो किसके अंदर स्टडी होती है? माइक्रोस्कोपी की, माइक्रोस्कोप के अंदर। द कैरेक्टर ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर। जो भी चीज माइक्रोस्कोप के अंदर कैरेक्टर जिसका देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, वो कहलाता है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर। जैसे कि स्टोमेटा, ट्राइकोमस, स्टार्च ग्रेन हेल्प इन द इवेल्युएशन ऑफ ड्रग। इन सारी चीज को इवेलुएट करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज होता है। उसके बाद आ जाते हैं 10th पॉइंट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, देन एक्टिव प्रिंसिपल्स।
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं, या फिर एक्टिव प्रिंसिपल बोल सकते हैं। इट मीन्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग विच प्रोड्यूस अ थेरेपेटिक एक्शन। देखिए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, ड्रग के अंदर जो मेन पार्ट है, जैसे तुलसी, तुलसी का एग्जांपल ले लीजिए। अब तुलसी के क्या सारे पार्ट्स मेन होते हैं? तुलसी के अंदर जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वही तो एज अ एंटी टिश्यू काम करता है, कफ रिमूव करने में हेल्प करता है। तो उसके सारे पार्ट्स या फिर सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, सारे ही एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट तो नहीं होते ना, कुछ इनएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट भी होते हैं। तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वही कहलाता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, और जो थेरेपेटिक एक्शन दे वही कहलाता है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इज अ ड्रग में कंटेन मैनी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। एक ड्रग के अंदर बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। सम ऑफ केमिकल आर कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग फार्माकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल्स। उनमें से बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी ड्रग के अंदर, उनमें से कुछ ही ऐसे एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कैपेबल हैं, जो क्षमता रखते हैं फार्माकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्शन देने के लिए, ह्यूमन बीइंग पे फार्माकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्शन देने के लिए। अब मैं आपको सिंपल सा समझा दूं कि किसी भी एक ड्रग के अंदर, कोई भी क्रूड ड्रग है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, लेकिन कुछ ही ऐसे उसमें से पर्टिकुलर केमिकल्स होंगे जो कि थेरेपेटिक एक्शन, जो कि बीमारी में राहत देने का काम करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, The unorganized drug are identified and confirmed by chemical constituent। जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती हैं वो मेनली आइडेंटिफाई की जाती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, राइट। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैव नो सेल्यूलर स्ट्रक्चर। The drugs which are not have any cellular structure called unorganized drug। सो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को जो आइडेंटिफाई किया जाता है वो मेनली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेस पे किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है सिन्नामोन। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या प्रेजेंट है सिन्नामोन के अंदर? वोलेटाइल ऑयल, टैनिन, म्यूसिलेज। उसके बाद आ जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज सब्स्टिट्यूएंट्स आर अल्टरनेटिव वैरायटी ऑफ ड्रग हैविंग लेस परसेंटेज ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एंड आर एडेड इनटू द जेन्युइन ड्रग। जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अल्टरनेटिव वैरायटी होती है किसकी? ड्रग की। हैविंग लेस परसेंटेज ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एंड आर एडेड टू द जेन्युइन ड्रग। बहुत कम एक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम प्रेजेंट होती है सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, लेकिन ये जेन्युइन ड्रग के साथ मिला के दिए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज सब्स्टिट्यूएंट आर द अनवांटेड पार्ट ऑफ द प्लांट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल वेराइटी ऑफ ड्रग लाइक लीफ और रूट ऑफ द सम प्लांट आर समटाइम अदर वेराइटी ऑफ ड्रग आर मिक्स्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म। देखिए, कई बार क्या होता है कुछ ड्रग्स में जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या है? अनवांटेड पार्ट है किसी भी ड्रग का। अब सब्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि कभी कभी किसी प्लांट की जो रूट्स होती हैं या फिर लीफ होती है वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करती है, मतलब वो अनवांटेड है ड्रग, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उस प्लांट का वो ना उसके लीफ में प्रेजेंट है ना रूट में प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी लीफ और रूट को साथ में अटैच करके दिया जाता है, साथ में फॉर्मुलेट किया जाता है उस एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के। तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। उसके बाद एग्जाम्पल्स देखिए, सिन्ना सब्स्टिट्यूएंट डॉग सिन्ना या फिर जापानीज सिन्ना। डिजिटेलिस लीफ में सब्स्टिट्यूएंट क्या हो सकता है? अदर पार्ट ऑफ डिजिटेलिस प्लांट लुकिंग सिमिलर टू डिजिटेलिस लीफ और डिजिटेलिस लेनाटा वेराइटी। देखिए जैसे सिन्ना का एग्जांपल सब्स्टिट्यूएंट डॉग सिन्ना है, लेकिन डॉग सिन्ना के अंदर वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी देखने में, फील करने में बिल्कुल कैसा लगता है? एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह लगता है, और साथ में अटैच करके भी दिया जाता है कई बार। ऐसे डिजिटेलिस लीफ में अदर पार्ट ऑफ डिजिटेलिस प्लांट लुकिंग सिमिलर टू द डिजिटेलिस लीफ, जैसे कि डिजिटेलिस की जो लीफ यूज होती हैं वो जो अदर पार्ट्स होते हैं डिजिटेलिस के वो भी डिजिटेलिस लीफ की तरह लगते हैं, और डिजिटेलिस लीफ के साथ कई बार एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ जेन्युइन ड्रग में अटैच करके भी यूज होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। उसके बाद अडल्ट्रेंट्स। व्हाट आर अडल्ट्रेंट्स?
Adulterants are the substances are purposefully added in original drug to increase profit in marketing, and they look similar to the original drug but does not contain any active constituent. देखिए जो adulterants होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस है जो कि ओरिजिनल ड्रग के साथ ऐड किए जाते हैं. ओरिजिनल ड्रग के साथ adulterants का मतलब होता है क्या, मिक्सचर्स. ठीक है, मिलावट जिसे बोल सकते हैं. अडल्ट्रेंट्स का मतलब होता है मिलावट, कि कुछ ना कुछ, अब आप जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ऐसा का ऐसा ही तो निकाल के नहीं पेशेंट तक पहुंचा सकते हैं, मार्केट तक पहुंचा सकते हैं. उसमें कुछ ना कुछ आप मिलावट जरूर करेंगे. जब जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आपके पास जो ड्रग्स आती है, क्या वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होती हैं? जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, उनके अंदर थाउजेंड ऑफ चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, स्वीटनिंग एजेंट हो गया, उसके बाद आ जाता है आपका स्मेल के लिए दिया जाता है, फ्लेवर दिया जाता है सेम ऑर्डर के लिए. तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो वही कहलाते हैं अडल्ट्रेंट्स, कि आप कुछ ना कुछ मिलावट कर रहे हैं किसी भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ. किस लिए? मार्केट प्रॉफिट के लिए. अडल्ट्रेंट्स यूज होते हैं मार्केट में ड्रग का प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए. ठीक है, दे लुक सिमिलर टू द ओरिजिनल ड्रग्स, और ये किसी भी ड्रग के साथ अटैच होके बिल्कुल कैसे फील होती है, ओरिजिनल ड्रग के जैसी, बट डज नॉट कंटेन एनी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट. लेकिन जो अडल्ट्रेंट्स होते हैं उनके पास कोई भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं होता है. ये सिर्फ किसी भी प्योर ड्रग के साथ, जेन्युइन ड्रग के साथ अटैच करके दिया जाता है, जिससे कि मार्केट में ये प्रॉफिट करवा सके. जैसे कि कोई भी बिटर ड्रग है, बिटर सोर्स है किसी भी ड्रग का, तो वो अगर आप ऐसे ही दे देंगे किसी भी पेशेंट को, तो वो अच्छे से उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा. लेकिन अब वहीं पे अगर आप उसके साथ क्या, कोई भी स्वीटनिंग एजेंट मिला के देंगे, कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट, कोई भी अच्छा ऑर्डर उसके साथ मिला के देंगे, तो वो इजीली इनटेक कर लेगा पेशेंट उसे. तो ये क्या करता है, मार्केट प्रॉफिट को इंक्रीज करवाते हैं. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है अडल्ट्रेंट्स में, द प्रोसेस वर्थलेस एडमिक्सचर ऑफ जेन्युइन इज नोन एज अडल्ट्रेशन. वही वर्थलेस एडमिक्सचर है ये. जेन्युइन ड्रग में कोई भी मतलब इससे कोई भी नुकसान नहीं होता, सिर्फ ये क्या, प्रॉफिट करवाते हैं. सेकेंड पॉइंट इज अडल्ट्रेशन इज प्रॉफिट वर्थ प्रोसेस. ये क्या है, प्रॉफिट करवाने की एक बेस्ट प्रोसेस होती है अडल्ट. उसके बाद थर्ड पॉइंट इज पाउडर एंड ऑयल्स कैन बी इजीली अडल्ट्रेटेड. पाउडर्स और ऑयल्स जो होते हैं वो इजीली अडल्ट्रेटेड हो सकते हैं, मींस उनमें इजीली मिलावट की जा सकती है. फोर्थ पॉइंट इज अडल्ट्रेशन आर समटाइम्स सिमिलर टू जेन्युइन इन रेस्पेक्ट ऑफ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज साइज, शेप, स्मेल एटसेट्रा, बट डू नॉट हैव एनी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. देखिए अडल्ट्रेंट्स जो होते हैं कभी कभी वो बिल्कुल सेम लगते हैं जेन्युइन ड्रग के जैसे. जैसे कि दोनों का साइज सेम हो सकता है, शेप, स्मेल, सारी चीजें सेम हो सकती हैं, लेकिन अडल्ट्रेंट्स के पास कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं होता है. एग्जाम्पल जैसे कि जिंजर इज अडल्ट्रेटेड विद एग्जिस्टेड जिंजर. देखिए जो जिंजर है वो अडल्ट्रेटेड हो सकता है किससे, एग्जिस्टेड जिंजर से. ओके गाइस, देन यूजेस. अब यूजेस देख लेते हैं अलग अलग, जैसे कि फर्स्ट वन इज थेरापेटिक यूज या फिर फार्माकोलॉजिकल यूज बोल सकते हैं. थेरापेटिक यूज क्या होता है, इट मीन्स यूज ऑफ द ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज और डिसऑर्डर. मतलब किसी भी ड्रग का आप यूज कर रहे हैं किसी भी ट्रीटमेंट में, किसी भी डिसीज के या फिर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज होती हैं वो होता है थेरापेटिक यूज ऑफ द ड्रग. फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल यूज. अब फार्मास्यूटिकल यूज क्या होता है किसी भी ड्रग का, व्हेन द ड्रग यूज फॉर द अदर पर्पस दैट्स इट्स मेडिकल यूज, दे आर कॉमनली नोन एज फार्मास्यूटिकल यूज या फिर टेक्निकल यूज. देखिए जैसे कि बहुत सारी, जैसे जिंजर ही है, जिंजर का ही एग्जांपल मैं आपको दे दूं. जिंजर जो है वो फूड इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है. उसके बाद लेमन ले लीजिए, लेमन भी फूड इंडस्ट्रीज में यूज होता है. तो ये सारी चीजें हो सकती हैं जो थेरापेटिक यूज की जगह अदर देन इंडस्ट्रीज में भी यूज होती हैं, ड्रग्स के प्रिपरेशन में यूज होती हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में. तो ये टेक्निकल यूज भी इन्हें बोल सकते हैं, मींस जो ड्रग्स फार्मा मेडिसिनल यूज के अलावा टेक्निकल यूज भी किया जाए जिनका, वो होते हैं फार्मास्यूटिकल यूज. जैसे कि एग्जाम्पल फेनल, जिंजर एज फ्लेवरिंग एजेंट एंड टर्मरिक एज कलरिंग एजेंट. जैसे कि फेनल है, जिंजर है, ये यूज होते हैं एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, किसमें,
फूड इंडस्ट्रीज में या फिर टेक्निकली यूज किए जाते हैं एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, फेनल और जिंजर। और टर्मरिक यूज होती है, हल्दी यूज होती है किसके लिए? एज अ कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट के लिए यूज होती है टर्मरिक। ओके मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि ये अपना जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो तो देते ही हैं, लेकिन कभी कभी किसी ड्रग के साथ एज अ फ्लेवरिंग एजेंट जिंजर को डाल के दे दिया जाता है। सिर्फ वहां पे जिंजर का कोई काम नहीं है उस ड्रग में, ठीक है, वहां पे कोई थेरापेटिक यूज नहीं दिखाना है जिंजर को, सिर्फ एक फ्लेवर देना है, राइट। ऐसे ही टर्मरिक का यूज होते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं अगर उसे एज आ फार्माकोलॉजी यूज किया जाए। लेकिन अगर आप उसे यूज ही कलरिंग एजेंट के लिए कर रहे हैं तो वहां पे उस ड्रग में या फिर उस एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट में जो भी प्रिपरेशन आप बना रहे हैं वहां पे सिर्फ टर्मरिक का काम होगा एज अ कलरिंग एजेंट, राइट। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जल्दी ही आपको मिलेगा। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।